आज के हमारा पहले मॉडल सेट का पहला प्रश्न होगा, आइए देखते हैं। 6.5 मान वाले 1 विलियन में HCl की कुछ बूंदे मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियन अधिक अम्लीय हो जाएगा और पीएच मान घट जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, रासायनिक परिवर्तन में निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं हो सकती है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी घटनाएं हो सकती है। रंग में परिवर्तन हो सकती है, किसी गैस का बनना हो सकता है, ऊष्मा प्रकाश का उत्सर्जन हो सकता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान के लिए। ठीक है। तो नायलॉन का हो जाएगा फाइबर, पीवीसी का हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक और बैकेलाइट का हो जाएगा थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। विद्युत शक्ति की एसआई यूनिट क्या होती है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाट होती है। विद्युत शक्ति की एसआई यूनिट वाट होती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना जी को सम्मानित किया गया था। प्रश्न नंबर 6, जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवित जीवों के मृत अवशेष से जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, एम्फीबिया बताता है। तो उत्तर हो जाएगा एम्फीबिया बताता है ऑप्शन नंबर डी, जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं के बारे में बताता है। ठीक है। एम्फीबिया क्या बताता है? तो एम्फीबिया बताता है ऑप्शन नंबर डी, जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं के बारे में बताता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 8, मशरूम में पाया जाने वाला पोषण का साधन डैश है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृतोपजीवी है। मशरूम में पाया जाने वाले पोषण का साधन मृतोपजीवी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शीतकाल में पेंडुलम गति तीव्र गति से चल सकती है। प्रश्न नंबर 10, ऊष्मीय आयन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है? ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MN शाह की। प्रश्न नंबर 11, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 12, कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसी तरल पदार्थ कहलाता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में कौन अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता रहा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम हेनरी बैग रहा। प्रश्न नंबर 14, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रगामी एवं अनुध्र तरंग होती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 15, किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए हमें ध्वनि के कंपन के आयाम को कम करना चाहिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है, प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का उपयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरक्त तरंग में। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरक्त किरण की ऊर्जा अधिकतम होती है। प्रश्न नंबर 18, ओजोन अणु के कोणीय आकृति में सिग्मा और पाई आबंध में कितने होते हैं? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सिग्मा और 1 पाई आबंध होते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 19, जब किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो विलयन का रंग बदल जाता है, यह क्या इंगित करता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा का रासायनिक प्रभाव को इंगित करता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है, श्वसन प्रणाली के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्वियोली में होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक एयर कंडीशन के रूप में कार्य करता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नासिका। ठीक है। प्रश्न नंबर 22,
मरुस्थलीय पौधे की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। मरुस्थलीय पौधे की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसमें 3 और 4। ठीक है, वे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी खोते हैं और इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहराई तक बढ़ती है। तो उत्तर हो जाएगा 3 और 4। ठीक है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा 3 और 4। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित मिश्र धातु में किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांसा में तांबे की मात्रा अधिकतम होता है। कांसा दो चीज़ को मिलाकर के बनता है, तांबा और टीन को मिलाकर के कांच से बनता है। ठीक है, तांबा और टीन को मिलाकर के कांच से बनता है। प्रश्न नंबर 24, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक की उपाधि किसे दी गई है। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक की उपाधि किसे दी गई है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेगर जॉन मेंटल जी को दी गई है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 25 को। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है, पुष्प के केंद्र के भाग को क्या कहते हैं। पुष्प के केंद्र के भाग को डैश कहते हैं। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। प्रश्न नंबर 26, मानव एवरेस्ट के पास 21,500 फीट के स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शीतल महाजन बनी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 27, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से वर्ष 2024 में कितने व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा। 2 व्यक्ति को सम्मानित किया जा चुका है। किसे तो कर्पूरी ठाकुर जी को और लाल कृष्ण आडवाणी जी को, इन दोनों को सम्मानित किया जा चुका है। 3 को और सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 28, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों को, स्वामी रामभद्राचार्य जी को और गुलजार जी दोनों को किया गया है। प्रश्न नंबर 29, 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की विजेता कौन बनी है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा बनी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 कह रहा है, भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय बोंगो सागर कहाँ आयोजित किया गया है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। प्रश्न नंबर 31, 11 रूल्स फॉर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। 11 रूल्स फॉर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेतन भगत जी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 32 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने चिकित्सक विज्ञान में हालिया प्रगति विषय पर मेदांता कॉन्क्लेव 2024 का उद्घाटन किया है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीतीश कुमार जी ने किया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 33, बिहार की किस पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया गया है। बिहार की किस पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया गया है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोसियावा को दिया गया है। प्रश्न नंबर 34, वर्ष 2022 से 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लाभार्थी की अधिकतम संख्या रही है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में लाभार्थी की अधिकतम संख्या रही है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 35 को। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अक्टूबर 2023 में रिकॉर्ड 8वां बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लियोनेल मेसी ने जीता है। प्रश्न नंबर 36, भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MS धोनी को नियुक्त किया है ब्रांड एम्बेसडर को। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के दांडी मार्च के उद्देश्य से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा रहा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। यह महात्मा गांधी जी के दांडी मार्च के उद्देश्य से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा हुआ था। ठीक है, प्रश्न नंबर 38, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए
आलम बहादुर का खिताब दिया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बख्श खां को दिया। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी सभा दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित की गई? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रहनुमाई माजदायन सभा स्थापित की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1931 में किया गया। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है, भारत की विदेश नीति का गुलजार सिद्धांत किस प्रधानमंत्री के काल में प्रतिस्थापित किया गया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एच.डी. देवगौड़ा जी के काल में। प्रश्न नंबर 40 को एक बार फिर से हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया? उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1927 में किया गया था। ठीक है, हमने गलती से 1931 बता दिया। ठीक है, प्रश्न नंबर 42, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनय पिटक में मिलता है। प्रश्न नंबर 43, गुप्त वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। गुप्त वंश का संस्थापक सिर्फ गुप्त था। ठीक है, प्रश्न नंबर 44, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया? प्रश्न 44 कह रहा है, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांकीसा स्तंभ पर। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 45 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 45 कह रहा है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस का अध्यक्ष उस समय कौन थे? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे कांग्रेस के अध्यक्ष। वह कांग्रेस के अध्यक्ष 1940 से लेकर के 1945 तक थे। सबसे लंबे कार्यकाल इन्हीं का रहा, 40 से लेकर के 45 तक। ठीक है, और सबसे युवा यही कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, अबुल कलाम आज़ाद। इन्होंने 1923 में अधिवेशन में भाग लिया था, सबसे युवा अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 46, पांडुलिपियों का क्या महत्व है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, प्रश्न कह रहा है 46, पांडुलिपियों का क्या महत्व है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1, 2, 3 ये तीनों के तीनों करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन ज्ञात विज्ञान की बातों की चर्चा, राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति है, और धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की चर्चा है। इसमें पांडुलिपियों का क्या महत्व है? तो इसमें ये तीनों का बड़ी महत्व है। ठीक है, प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफगान मूल के लोदी वंश थे। ठीक है, और सबसे कम शासन किस वंश का रहा? तो सबसे कम शासन रहा खिलजी वंश का। और सबसे अधिक शासन किस वंश का रहा? ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 48, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ वह कौन सा है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन का मकबरा। यह शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था। ठीक है, प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो था। ठीक है, प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सबसे पहले हुआ था तराइन का युद्ध। कब हुआ था? तो 1192 में हुआ था। फिर हुआ था जलालुद्दीन खिलजी की हत्या। कब हुआ था? तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुआ था 1320 में। फिर हुआ था अफगान षड्यंत्र। फिर हुआ था मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का हस्तांतरण किया गया था। तो देखिए, सबसे पहले तराइन का युद्ध हुआ था, फिर हुआ था जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, फिर अफगानपुर षड्यंत्र हुआ था, और फिर हुआ था मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी की हस्तांतरण। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 51 को। पंचायत समिति के प्रधान प्रमुख का चुनाव कौन करता है? पंचायत समिति के प्रधान प्रमुख का चुनाव कौन करता है? उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा पंचायत समिति के प्रधान प्रमुख का चुनाव होता है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 52, राज्य
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ठीक है, प्रश्न नंबर 53, संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघ एवं राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन करना। ठीक है, प्रश्न नंबर 54, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? भारतीय संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। टोटल 64 लाख रुपया खर्च किया गया था। ठीक है, और इसमें टोटल 389 सदस्य सबसे पहली बार भाग लिए थे और अंतिम बार इसमें टोटल 284 सदस्यों ने मिलकर के संविधान पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 55, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 359 के तहत अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। प्रश्न नंबर 56, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। ठीक है, उत्तर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57, सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी को कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। और सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी को कहते हैं अपसौर। ठीक है, प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र से नहीं मिलती है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय की सीमा भूटान से टच नहीं करती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 59, एक तरफ दिया गया है जनजाति, दूसरा तरफ दिया गया है देश, उन दोनों को मिलान करना है। तो आइए हम मिलान करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा यहूदियों का इजराइल, टेडा का हो जाएगा लीबिया। ठीक है, बेंजा का हो जाएगा मिस्र और लूर का हो जाएगा ईरान। ठीक है, लूर का हो जाएगा ईरान। आप इसे मिलान कर लेंगे। आइए हम प्रश्न नंबर 60 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 60 कह रहा है, निम्नलिखित प्रकार के मेघों में कौन से आकाश के उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पक्षाब कपाशी। ठीक है, प्रश्न नंबर 61, नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं। लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों को घटता हुआ क्रम सबसे लंबी से आरंभ करके सबसे छोटी तक ख़त्म करें। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो सबसे लंबी हो जाएगी गोदावरी। ठीक है, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद महानदी नर्मदा, उसके बाद महानदी। तो सबसे पहले गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर नर्मदा, फिर महानदी। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 62 को। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट के कितने समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली हुई है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सम्मिलित नहीं है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा। यह लघु हिमालय में नहीं है, यही सम्मिलित नहीं है। बाकी पीर पंजाल लघु हिमालय में है, काराकोरम ट्रांस हिमालय में है, क्रेवा कश्मीर हिमालय में है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 64, भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 65, भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वर्तित उपलब्ध कराता है। उत्तर हो जाएगा भारत में, प्रश्न कह रहा है 65, भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वर्तित उपलब्ध नहीं कराता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्यात आयात बैंकों को। ठीक है, प्रश्न नंबर 66, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनियन बजट 1992 से 1993 के बीच। प्रश्न नंबर 67, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
आर्द्र भूमि से संबंधित है रामसर सम्मेलन। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 68 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 68 कह रहा है सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन है। प्रश्न नंबर 69 निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एस्पिरिन निषेचक, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी के सभी एकदम सुमेलित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 76 बेसल कन्वेंशन प्रदान करता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 70 कह रहा है कि बेसल कन्वेंशन प्रदान करता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विभिन्न देशों के बीच खतरनाक कचरे के पारगमन आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय निर्देशन। ठीक है, प्रश्न नंबर 71 जैविक ऑक्सीजन मांग किसके लिए एक मानक मापदंड है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जलीय परिस्थिति तंत्रों में प्रदूषण के समागम के लिए, जलीय परिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के समापन के लिए। प्रश्न नंबर 72 वियतनाम की राजधानी का है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वियतनाम की राजधानी हनोई है। प्रश्न नंबर 73 निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र से पहले प्राप्त करता थे। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करम सिंह जी थे। ठीक है, प्रश्न उत्तर हो जाएगा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोमनाथ शर्मा जी थे पहले परमवीर चक्र से सम्मानित। प्रश्न नंबर 74 कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बैडमिंटन का वर्तमान शासी निकाय है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। प्रश्न नंबर 75 निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं किया। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिखर धवन ने। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है कि किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले डैश के समानुपाती होती है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बल के समानुपाती होती है। प्रश्न नंबर 2 प्रकाश के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती है। दोस्तों यह गलत है, इसकी आवृत्ति बदलती नहीं है बल्कि अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, इसीलिए यह ऑप्शन असत्य है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। एल्युमिनियम एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया, ये सब अनुचुंबकीय पदार्थ होता है जो चुंबक में चिपकता नहीं है। वहीं लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, जस्ता हो गया, पारा हो गया, ये सब चुंबकीय पदार्थ होता है जो चुंबक में चिपक जाता है। आइए हम प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो कुल ऊर्जा क्या होती है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। आइए हम प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि एक्स किरणों के विषय में कौन सा कथन असत्य है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि एक्स किरणों के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक्स किरणों के संबंध में डी कथन सत्य है। डी कथन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ए 1 और 4। ठीक है, कौन सा। तो 1 और 4। ठीक है, एक क्या कह रहा है कि बल की चुंबकीय रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं और 4 कह रहा है कि बल की चुंबकीय रेखाएं पिंड तक फैली हुई निरंतर वर्क में बदलती रहती है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 1 और 4। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वाले के लिए श्वास विश्लेषण प्रशिक्षण में किया जाने वाला यौगिक कौन सा है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए K2CR2O7। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन ए और कथन आर। तो कथन ए कह रहा है कि नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है और कथन आर कह रहा है कि नमक
बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। तो दोस्तों कथन ए बिल्कुल करेक्ट है और कथन आर असत्य है। क्यों असत्य है? कि नमक बर्फ के गलनांक को बढ़ा नहीं देता है बल्कि घटा देता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, हम उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, सभी पदार्थ के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के विषय में सही है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, क्षार जो होता है यह कड़वा होता है एवं लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, नीले रंग में बदल देता है। आइए प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, तो आइए हम मिलान करते हैं। एस्कैरिस, एस्कैरिस होता है क्या, सूत्रकृमि संघ। ठीक है, मलेरिया परजीवी ये होता है आदि जंतु प्रोटोजोआ। गाय स्तनपायी वर्ग की मेमेलिया होती है। और वहीं हम देखें कि घरेलू मक्खी तो ये क्या होती है, संधि पाद संघ का अर्थोपोडा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 4 2 1। ठीक है, हमने मिलान कर दिया है, आप देख लेंगे इसे। आइए हम प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि किस कारण से ईथर की थोड़ी सी मात्रा में हथेली पर ठंडक प्रदान करती है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पीकरण के कारण। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पीकरण के कारण। प्रश्न नंबर 14, मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया डैश से शुरू होती है और डैश में पूर्ण होती है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा कि मनुष्य में भोजन की पाचन की प्रक्रिया मुख से शुरू होती है और छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख से शुरू होती है और छोटी अंत में पूर्ण समाप्त हो जाती है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला है। खाद्य श्रृंखला है तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य का हस्तांतरण करना। एक जीव से दूसरे जीव में खाद्य का हस्तांतरण करना यानी भोजन का हस्तांतरण करना, इसे हम फूड चेन कहते हैं। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि मार्सिलिया, फर्न, हॉर्सटेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेरिडोफाइटा के उदाहरण है। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है। दोस्तों लार कहीं आरबीसी की वृद्धि करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी, यह ऑप्शन गलत है। आइए हम प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोजन का ऑक्सीकरण बिल्कुल नहीं हो सकेगा। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, हम उसे देखते हैं। डेसिमल यानी दशमलव से बाइनरी संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति क्या कहलाती है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनकोडर कहलाती है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि थायमीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। वही विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन होता है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 21 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है, उसे देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान में स्थित है। आइए प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है प्यूनिक युद्ध डैश के मध्य लड़े गए थे। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्यूनिक युद्ध जो है वो रोम और कार्थेज के बीच लड़े गए थे। प्रश्न नंबर 23, आइए प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से
राख के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिला है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, कुरनूल गुफा से मिला है। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर हम 24 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर अवस्थित है। वही मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। आइए हम प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहित में बांटा जाता है, यह ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों ये सभी के सभी कथन बिल्कुल सही है। कथन नंबर 1 कह रहा है कि मौर्य शासक आवागमन के महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। कथन 2 कह रहा है, ऑप्शन 2 कह रहा है कि मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्रीय प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियां से शासन किया जाता था। 3 कह रहा है कि प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना भेंट किया करते थे। तो ये सभी के सभी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी सही है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 27 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम मिलान करते हैं। विशाख दत्त, इनका संबंध नाटक से है। वराह मिहिर, इनका संबंध खगोलीय विज्ञान से है। चरक चिकित्सक से संबंधित है और ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे मिलान कर दिया है, आप लोग उत्तर देख सकते हैं। आइए हम प्रश्न नंबर 28 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है हम उसे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैनिकों की टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत किले बंद शहर के लिए किया जाता था। ठीक है, प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि औरंगजेब के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 30 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि सन 1922 ईस्वी में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज कौन थे? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड जी थे। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 31 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। आइए हम प्रश्न नंबर 32 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है ऑप्शन नंबर बी, H.J. खांडेकर का। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 33 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि इन्होंने मूर्ति पूजा तथा धार्मिक अनुष्ठानों का समर्थन किया था। यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है, इन्होंने समर्थन नहीं किया था बल्कि विरोध किया था इनका। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 34 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। आइए हम प्रश्न नंबर 35 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी कांड केस से जुड़े नहीं थे? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह काकोरी कांड से जुड़े हुए नहीं थे। काकोरी कांड कब हुआ था ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आइए हम प्रश्न नंबर 36 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलिया, तामलुक और सतारा, इन तीनों जगह की गई थी। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 37 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है
कि माउंटबेटन योजना निम्नलिखित में से संबंधित है। माउंटबेटन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देश के विभाजन से संबंधित है माउंटबेटन योजना। आइए प्रश्न नंबर 38 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड नॉर्थ बुक इसका नाम है। इन्होंने 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लाया था। यह ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट वारेन हेस्टिंग ने लाया था, बल्कि फिर से इसे हम एक बार देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। यहाँ पे दिया गया है कि लॉर्ड नॉर्थ बुक ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। यह गलत है, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट लाए थे वारेन हेस्टिंग ने 1773 में। ठीक है, बाकी सभी के सभी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आइए हम प्रश्न नंबर 39 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है कि प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुता संपन्न शब्द अभिप्राज्य है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से, कि ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष में किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आइए हम प्रश्न नंबर 40 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त सरकार अधिकार। ठीक है, संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 41 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कटौती प्रस्ताव का संबंध है। ठीक है, प्रश्न नंबर 42 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा सही है सुमिलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ उत्तर हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथी अनुसूची में दिया गया है कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों और का आवंटन संबंधित है। ठीक है, और 10 में दिया गया, यानी 10वीं अनुसूची में संसद के सदस्यों की निर्भरता संबंध है, यानी कि संसद का दल बदल होता है 10वीं अनुसूची में। ठीक है, और यहाँ पे जो 6ठी अनुसूची है, यहाँ पे गलत दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, 6ठी अनुसूची में क्या दिया गया? तो 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों का प्रशासन के बारे में दिया गया। कौन कौन सा 4 राज्य है? तो असम, त्रिपुरा, मिजोरम और एक कमेंट करके आप हमें बताएंगे। ठीक है, चलिए बता देते हैं मेघालय। ठीक है, ये 4 राज्य हैं। आइए हम प्रश्न नंबर 43 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 कह रहा है कि ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सही है? ग्राम सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी कथन सही है। ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वयस्कों की सभा है। ग्राम सभा के सदस्य 18 या उससे अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं। ग्राम सभा सदस्य बनने की योग्यता वही व्यक्ति रखता है जिसका गांव की मतदाता सूची में नाम हो। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 44 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 44 क्या कह रहा है, हम उसे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। तो देखिए, एक तरफ दिया गया है राज्य और दूसरा तरफ दिया गया वहाँ का सीट। ठीक है, तो यानी सीटों को हम बांटते हैं। तो गुजरात में कितनी सीट है? तो गुजरात में टोटल 11 सीट है। कर्नाटक में कितनी सीट है? तो कर्नाटक में 12 सीट है। बिहार में कितनी सीट है? तो बिहार में 16 सीट है। उड़ीसा में कितनी सीट है? तो उड़ीसा में 10 सीट है। ये राज्यसभा की सीटों का बंटवारा यहाँ पे हमने कर दिया। ठीक है, गुजरात में कितनी सीट है? तो 11 सीट है राज्यसभा की। कर्नाटक में राज्यसभा की 12 सीट है। बिहार में राज्यसभा की 16 सीट है और उड़ीसा में राज्यसभा की 10 सीटें हैं। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 45 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 45 कह रहा है कि निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। प्रश्न नंबर 46, भारतीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर तब कानून बना सकती है। भारतीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर तब कानून बना सकती है जब यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 1 से अधिक। ठीक है, 1 से अधिक। आइए हम प्रश्न नंबर
नंबर 47 देखते हैं। प्रश्न नंबर 47 क्या कह रहा है, हम उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की शक्तियां से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के में सम्मिलित है? निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की शक्तियों में सम्मिलित है? उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित कर सकती है तथा विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है, संवैधानिक संशोधन को पारित करती है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 48 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 48 है कि राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है दोस्तों, ये नहीं उत्तर को आप जरूर देखिएगा प्रश्नों में, नहीं। ठीक है, बहुत जगह होती है कि हम है देख करके और मार देते हैं प्रश्न, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान होता है, बिल्कुल सही है, और केंद्र में प्रधानमंत्री प्रधान होती हैं। ठीक है, और बी कह रहा है कि मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर की जाती है। ठीक है, एकदम करेक्ट है, और केंद्र में प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, और सी कह रहा है कि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं, बिल्कुल अध्यक्षता करते हैं। और यहाँ पे डी कह रहा है आपको कि मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। नहीं दोस्तों, यहाँ पे डी उत्तर गलत है, क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख नहीं होता है बल्कि राज्यपाल होता है। तो यहाँ पे उत्तर डी बिल्कुल गलत है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 49 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 क्या कह रहा है, हम उसे देखते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा स्क्रीन काम नहीं कर रहा, हम उसे देख लेते हैं, एक सेकेंड। आइए फ्रेंड, हम प्रश्न नंबर 49 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 49 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, कि विधानसभा में एंग्लो समुदाय एक से अधिक को नामित किया जाता है। दोस्तों यह गलत है, क्योंकि विधानसभा या लोकसभा में अब एंग्लो इंडियंस की सीटें समाप्त कर दी गई है 104वां संविधान संशोधन के तहत। बाकी सभी के सभी ऑप्शन बिल्कुल सत्य है और ऑप्शन डी असत्य है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 50 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 50 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 50 कह रहा है कि बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले उत्तर से आएगा सीतामढ़ी, फिर मुजफ्फरपुर, फिर पटना, फिर जहानाबाद और फिर गया। उत्तर से दक्षिण की ओर इसका क्रम यह रहा। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 51 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 51 कह रहा है कि इटांगी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड में अवस्थित है इटांगी नेशनल पार्क। ठीक है, प्रश्न नंबर 52, भारत में वन नीति 1952 को संशोधित कर कब किया गया था? भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1988 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों मेरा फ़ोन थोड़ा ख़राब है, इसलिए टच थोड़ा अच्छे से काम नहीं करता, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। आइए हम प्रश्न नंबर 53 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 53 में है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, मात्र 1 किलोमीटर में 17 व्यक्ति मिलेंगे आपको। ठीक है, वही सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो बिहार में। और वही केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो दिल्ली में है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 54 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 54 कह रहा है कि निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में कौन सा एक 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार या 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 55 को देखेंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है क्योंकि प्रश्नों की संख्या प्रश्नों का जो दिया गया वो थोड़े बड़े बड़े प्रश्न हैं। ठीक है, पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्नलिखित भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुडप्पा समूह की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 56 को देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य हिमालय या लघु हिमालय में। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 57 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 57 कह रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म
सही सुमिलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए कर्नाटक मालाबार तट में पड़ता है, महाराष्ट्र कोंकण तट में पड़ता है, गुजरात काठियावाड़ तट में पड़ता है, केरल भी मालाबार तट में ही पड़ता है, न कि कोरोमंडल तट में पड़ता है। ठीक है, कोरोमंडल तट में तमिलनाडु पड़ता है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 58 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 58 में कह रहा है कि भारत में लावा पठार का अधिकतम मोटाई मिलती है, कहाँ मिलती है? तो यह महाराष्ट्र में मिलती है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 57 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 57 कह रहा है कि काली, सिंधी, शिप्रा, पार्वती एवं बनास निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंबल की सहायक नदियां हैं ये सभी। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 60 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 60 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुचिकल जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 61 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 61 कह रहा है कि भू प्रॉपर्टी में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम क्या है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फेरस और कैल्शियम और सोडियम। ठीक है दोस्तों, हमारा घर थोड़ा रोड के किनारे, इसलिए आपको गाड़ियों की आवाज़ थोड़ा ज़्यादा आती होगी, थोड़ा उसे एडजस्ट करते रहेंगे आप। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 62 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? 2 और 3। ठीक है, कोलंबिया और केन्या यह भूमध्य रेखा पर स्थित है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 63 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 63 क्या कहता है, हम उसे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 63 है कि किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्यान में दक्कन ट्रैप का निम्नलिखित निर्माण हुआ है? किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्यान में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेसाल्ट लार्वा प्रभाव में। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 64 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 64 कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित खनिजों में से किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉ एस्क का करता है। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 65 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 65 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। दोस्तों, यदि हम विंडोज़ वगैरह बंद कर देंगे तो गर्मी और ज़्यादा लगेगी। आपको पता है कि 11-12 बजे दोपहर में गर्मी बहुत ही ज़्यादा होती है। इस सिचुएशन में हम फ़ैन भी बंद कर चुके हैं और विंडो बंद कर देंगे तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी, इसीलिए थोड़ा सा अदर वॉल्यूम को आप इग्नोर करेंगे। आइए हम प्रश्न नंबर 66 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 66 है कि आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है क्या? कौन सा कर है? तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है तो इनमें से कोई कर नहीं है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 67 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 67 है कि भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त आयोग के द्वारा प्रतिपादित की जाती है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 68 को देखते हैं। नरसिम्हन कमेटी निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है नरसिम्हन कमेटी। आइए हम प्रश्न नंबर 69 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 69 है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और सेबी का काम क्या है? तो एनएससी और बीएससी को हैंडल करने वाला एक संस्था है। कौन? सेबी। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हाल ही में 150वां स्थापना दिवस मनाया गया था, क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। आइए हम प्रश्न नंबर 70 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 70 है कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन है? भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय नियोजन के वास्तुकार थे। आइए हम प्रश्न नंबर 71 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 71 है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024 और 25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कृषि के क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.8%। आइए हम प्रश्न नंबर 72 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 72 कह रहा है कि नए आयकर की दर के अनुसार 24 लाख से अधिक की आय पर कितना टैक्स है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
30% टैक्स है। आइए हम प्रश्न नंबर 73 को देखते हैं। बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहटा में किया गया। आइए हम प्रश्न नंबर 74 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 74 है, ट्विटर एक्स किस नए CEO किसे नियुक्त किया गया? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिंडा याकाविनो। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 75 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 75 है कि कैवेंडिश किससे संबंधित है? ऑपरेशन कैवेंडिश किससे संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3। कैवेंडिश ऑपरेशन संबंधित है यौन उत्पीड़न से, धन परिवर्तन से और गौ हत्या पर रोक से। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 76 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 76 है, भारत और ओमान का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा में किया गया। आइए हम प्रश्न नंबर 77 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 77 क्या कह रहा है उसे देखते हैं हम। अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया? अशोक हॉल का नाम बदल करके अशोक मंडप किया गया। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 78 को देखेंगे। बिहार की कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? बिहार की कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 महिलाओं को। कौन कौन? तो एक शारदा सिन्हा और एक सुजनी कला की थी निर्मला देवी। ठीक है, इन दोनों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए हम प्रश्न नंबर 79 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 79 है, स्वप्निल कुशाले जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया, वे किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो उत्तर हो जाएगा स्वप्निल कुशाले महाराष्ट्र राज्य से संबंध रखते हैं। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 80 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 80 है कि निजुत मोइना योजना निजुत मोइना किस राज्य की योजना है? ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य की योजना है निजुत मोइना योजना। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 81 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 81 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? इस परियोजना की अवस्थिति किस राज्य में है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वधावन बंदरगाह कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 82 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 82 कह रहा है कि सिप्री द्वारा हाल ही में दुनिया भर में परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कुल कितने देशों को परमाणु संपन्न बतलाया गया है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 9 देशों को। ठीक है, उत्तर हो जाएगा 9 देशों को। आइए हम प्रश्न नंबर 83 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 83 कह रहा है कि प्रधानमंत्री जनजाति उन्नति ग्राम अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 1 और 2 दोनों सही है। इस योजना में आदिवासी समुदाय 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा और इसमें 63,000 आदिवासी गांवों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 84 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 84 में मैथ्स दिया गया है। ठीक है, तो आप इसे कर लेंगे। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आएगा आंसर 4। ठीक है, आप इसे आप देख लेंगे। यदि आप मैथ पे प्रैक्टिस किए हैं तो ये सब बन जाएगा, बहुत ईजी है। ये आपको ये त्रिभुज काउंट करना है, तो इसमें कितनी त्रिभुजों की संख्या है? तो यहाँ पे 13 है, आप इसे काउंट कर लेंगे। ठीक है, आइए हम आपको टिक लगाते चलते हैं। ये आपको दिया गया है, सर्कल से संबंधित प्रश्न है। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम मैथ्स में केवल टिक लगा देते हैं, आप अपना सोल्यूशन कर लेंगे। ये है आपको CI से संबंधित प्रश्न, इसमें हो जाएगा आपको SI से संबंधित प्रश्न है, इसमें आपको 15,625 हो जाएगा। ठीक है, आप इसे देख लेंगे। आइए हम प्रश्न नंबर 88 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 88 है, ये भी आप देख लेंगे, रीजनिंग का सवाल है। इसमें कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ई और बी। ठीक है, आप ऐसे देख लेंगे। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 89 है। ठीक है, ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है,
आइए हम प्रश्न नंबर 90 को देखते हैं। ये प्रश्न नंबर रीजनिंग का है, डायरेक्शन से संबंधित है। इसका बी हो जाएगा उत्तर। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर देखिए, ये हम प्रश्न पे डिस्कशन कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, कैसे होगा देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है। ठीक है, तो देखिए डायरेक्शन देखिए ऐसे हो गया। ठीक है, किधर खड़ा है तो उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। तो उत्तर पश्चिम ये हो गया, मुंह करके खड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, पहले 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में चलता है। तो यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे लिखिएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ पे फिर लिखिएगा आप एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहा है। कितना चल रहा है तो 135 चल रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए घड़ी की दिशा में कितना चल रहा है, तो घड़ी की दिशा में कितना चल रहा है 180 चल रहा है। ठीक है, तो अब ये हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं दिया गया। तो आप कौन सी संख्या इसमें ज़्यादा है तो 180 ज़्यादा है। तो 180 में से ये छोटा वाला को घटा लेंगे 135। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 45। ठीक है, तो अब आप देखिए क्लॉकवाइज में आया 45। ठीक है, तो आप यहाँ पर से घुमा देंगे इसको 45 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर से इसको घुमाएंगे तो 45 डिग्री कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, फिर अगर यहाँ पर होता है तो 45 डिग्री घुमा, 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, आप यहाँ पर देख लेंगे। आइए हम प्रश्न नंबर 91 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 91 है कि प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनान में हुए थे। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 92 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 92 कह रहा है कि सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल से संबंधित है सुब्रतो कप। आइए प्रश्न नंबर हम 93 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 93 है कि जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरो जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा है। आइए हम प्रश्न नंबर 94 को देखेंगे। वाटरमैन ऑफ द इंडिया निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 95 है कि अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 में की गई थी। प्रश्न नंबर 96, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा इस रॉन्ग स्पेल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 97 देखेंगे जो हिंदी का प्रश्न है। तू डाल डाल मैं पात पात, इसका क्या अर्थ होता है। तू डाल डाल मैं पात पात, यानी चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 98 को देखेंगे। सर्वसाची किसका पर्यायवाची शब्द है। तो सर्वसाची यह अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर 99, महर्षि का संधि विग्रह क्या होगा। महर्षि का संधि विग्रह क्या होगा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महा प्लस ऋषि, यानी महर्षि कहलाएगा। आइए हम प्रश्न नंबर 100 की ओर चलते हैं जो हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 100 है, फ्रॉम द फ्लोइंग एक्सप्रेसिव्स गिवन बिलो बाय एडिंग विच वन इन एबिलिटी अ न्यू वर्ड कैन बी फॉर्मेट। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन। ठीक।